Hello everyone, Adab, Assalamu alaikum. How are you? Welcome to my YouTube channel Door Classes. We are going to start new chapter. आज हम एक नया चैप्टर स्टडी करेंगे जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स और हिंदी में कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। नियर अबाउट 7 नंबर्स के बोर्ड्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें डेरिवेशंस भी होते हैं और उसके साथ साथ उसी डेरिवेशन बेस्ड और न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। और ख़ास तौर से इसकी यूनिट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और तो फिर हम चलते हैं, चूँकि अब जब स्कोरिंग है, बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लिखते हैं इस चैप्टर का नाम सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इसको हम कहते हैं रासायनिक बल गतिकी और रासायनिक बल गतिकी। एक चूँकि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि रासायनिक बल गतिकी, केमिकल्स को हम रासायनिक कहते हैं, बल गतिकी। इन द फिज़िक्स में अगर हम देखें तो इसमें काइनेटिक्स को हम कहते हैं गतिज ऊर्जा कहते हैं। पर यहाँ पर क्या हो रही है, ये रेट डिपेंड करता है, यानी आपके जो रिएक्टेंट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि आपके रिएक्शंस कैसे प्रोसीड होती है, कितनी फास्ट वो प्रोसीड होती है, कितनी मॉडरेट फेज़ में होती है, कब वो रिज़ल्ट देता है, कब वो प्रोडक्ट देता है। बहुत स्लो होती है, कई सालों लग जाते हैं। और कई रिएक्शंस तो ऐसी होती हैं कि फ़ौरन जैसे भी आपने दिया अल्टीमेटली वो रिज़ल्ट आ ही जाता है, फ़ौरन रिज़ल्ट आ जाता है। तो इसको हम स्टडी करेंगे और उसके रेट्स, उसकी वेलोसिटी यानी वेग को निकालेंगे कि वो कैसे रिएक्शन करती है। तो बिना देर की हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चूँकि इसमें अगर हमें कुछ लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसा माध्यम होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन। अभिकारक और यानी आपको रिएक्टेंट, एक वर्ड आता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंजेस आते हैं या परिवर्तन होता है। क्या मतलब इसका? सबसे पहले हम देखते हैं, अगर थोड़ा सा हम क्लास 10 पे पढ़े होंगे बहुत आसानी से, चूँकि एक चैप्टर है उसमें रासायनिक समीकरण है, उसमें हमने पढ़ा होगा एक क्या है रिएक्टेंट हमने लिया ए लिया और दूसरा बी लिया, वो प्रोडक्ट देते हैं सी। अब चूँकि हमें पहले तो नहीं पता था ये क्या चीज़ है, बाद में साइंटिस्ट ने सारी चीज़ों को बताया कि ए को हम रिएक्टेंट, बी को भी हम रिएक्टेंट मानते हैं, अभिकारक मानते हैं। अब ये आपस में मिलते हैं, कोलिजन्स करते हैं, टक्कर करते हैं, उसके उपरांत क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। इसको हमने क्या नाम दिया, अभिकारक नाम दिया, या फिर इंग्लिश में हम इसको रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट, या फिर इसको हम कहते हैं अभिकारक। चलिए, अभिकारक का मतलब क्या है, हिंदी में भी देखिए तो बहुत ही अच्छा नाम इन्होंने रखा है। अभि मीन्स होता है अभिक्रिया, और कारक मीन्स होता है करने वाला, यानी का मीन्स होता है करने वाला। तो अभिक्रिया करने वाले कौन होते हैं, अभिकारक होते हैं। वो लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। ये आपका है प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट को हम कहते हैं उत्पाद। अब ये कह रहा है कि समय के साथ दोनों में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। सपोज दैट, मान लेते हैं हम कोई अभिक्रिया लेते हैं, ये हमने लिया आर रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट होती है। अब कह रहा है कि टी 0 टाइम पर, चलो टी बराबर 0 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए 20 है और इसकी कंसंट्रेशन उस टाइम 0 थी। क्यों? इसलिए जब भी रिएक्टेंट जब भी अभी इनिशियल टाइम है, इसका मतलब यहाँ ये क्या होता है, इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, या इसके पास जो होते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अब कैसे, प्रोडक्ट उस वक्त उस टाइम क्या होता है, 0 होता है। अगर हम t बराबर 1 टाइम ले लें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें इसकी कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हो जाएगी, फ़ौरन प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं 18 और यहाँ इसकी कंसंट्रेशन कितना हुई, 2। अब अगर इसको आप ऐड करेंगे, इसका सम करेंगे तो 20 आ जाएगा। दूसरा, अगर t बराबर 2 हम ले लेते हैं तो यहाँ पर ये मान लीजिए 16 हो गया और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। t बराबर 3 हमने ले लिया टाइम, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 14 और यहाँ पर लिख सकते हैं 6, और t बराबर अगर हमने 4 ले लिया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8,
अगर t बराबर 5 हमने ले लिया तो हमने यहाँ क्या लिख सकते हैं 10, और यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए, जिस रेशियो में टाइम जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे टाइम को हम बढ़ा रहे होते हैं, वैसे वैसे रिएक्टेंट या अभिकारक की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और वैसे वैसे प्रोडक्ट उसी रेशियो में क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, जिस रेशियो में ये घटता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ग्राफ से मेंशन करें इसको, तो ग्राफ से कुछ ऐसे मेंशन हम कर सकते हैं। ये मान लीजिए अभी आपका रिएक्टेंट क्या था, मैक्सिमम था। जाहिर है अभी आपका रिएक्टेंट यहाँ 20 हमने लिखा भी है, तो ये हम लिखते हैं यहाँ पर इसको रिएक्टेंट, ये है आपका रिएक्टेंट है, या फिर इसको हिंदी में लिख देते हैं अभिकारक। चलो अभिकारक मिल गया आपको। अभिकारक की कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मैक्सिमम है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है, देखिए जैसे जैसे नीचे आ रहा है, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, ये भी रिएक्टेंट है। क्यों रिएक्टेंट है, ये आपकी मिनिमम हो जाएगा। कब मिनिमम होगा, जब आपका प्रोडक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, थोड़ा सा आप सही से बनाइएगा, 1 मिनट, ये देखिए ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद है, और ये उत्पाद क्या यहाँ पर है, मैक्सिमम है। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, मिनिमम है। क्या है, मिनिमम मीन्स क्या होता है, मिनिमम मीन्स होता है न्यूनतम, इसको हम न्यूनतम भी कहते हैं। नीचे जो है वो न्यूनतम होता है, ये भी यहाँ न्यूनतम हम लिख सकते हैं, ये न्यूनतम ये अधिकतम होता है और ये न्यूनतम होता है। एक चीज़ तो हम देख रहे हैं, जहाँ पर हमारी ये लाइन बेस्ड है, इस लाइन बेस्ड में अगर हम देखेंगे तो टाइम टू टाइम क्या होता है, यहाँ पर ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, आप देखेंगे ये रिएक्टेंट है, और यहाँ पर ये टाइम टू टाइम इस तरीके से बढ़ रहा होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, प्रोडक्ट ये घट रहा होता है, उसी वक्त साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर भी ये 0 तक पहुँचता है तकरीबन नियर अबाउट, और यहाँ पर ये मैक्सिमम है, और इसी की सीध में बिल्कुल एलाइन क्या होता है, प्रोडक्ट आपका कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम वेग लिखें, किसका लिखें, अभिक्रिया का वेग अगर लिखें, तो हम लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपान परिवर्तन में लगा समय, किसमें, चेंज होने में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभिकारक आपका क्या है, रिएक्टेंट है। मान लीजिए अगर हमने क्या किया, ये कैलकुलेशन t बराबर 1 टाइम पर, कहाँ पर, इसको हमने लिया, कैलकुलेशन हमें यही करनी है, और यहाँ पर इसको लिया, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट को लिया, ठीक। t बराबर 4 को हमने ले लिया यहाँ पर टाइम, और ये इसको ले लिया, और यहाँ पर इसको प्रोडक्ट में 8 को ले लिया। कैलकुलेशन हमें करनी है। दूसरी चीज़, अभिक्रिया का वेग एक तरीके से और भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग इक्वल टू, यहाँ अभिकारक है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और परिवर्तन होने में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। अब आप यहाँ इस ग्राफ से देख रहे हैं, ये पूरे आपके चैप्टर की समरी है और यही से हम देख रहे हैं, कह रहा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो आपका प्रोडक्ट यहाँ मिनिमम है, जब रिएक्टेंट मिनिमम होता है, यहाँ देखिए जब प्रोडक्ट यहाँ पर रिएक्टेंट मैक्सिमम है, उस वक्त क्या है, रिएक्टेंट जब मैक्सिमम होता है, प्रोडक्ट उसी टाइम अगर आप अलाइन करेंगे, इसको देखेंगे यहाँ पर, तो वो क्या होता है, मिनिमम होता है। पर जब रिएक्टेंट क्या होता है, मिनिमम होता है,
उसी टाइम क्या होता है, प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। यानी साइमल्टेनियसली दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दूसरे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जिस रेशियो से रिएक्टेंट घट रहा होता है उसी रेशियो से आपका क्या होता है, प्रोडक्ट इंक्रीज़ कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है। हमने यहाँ क्या देखा, वेग ऐसे निकाला, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, और आप जानते हैं कि इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन का मतलब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं आपका R1 और यहाँ पर हम लिख देते हैं R2, यहाँ पर हम लिखते हैं P1 और यहाँ पर हम लिख देते हैं P2। अगर कैलकुलेशन किए जाए तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के रेफरेंस में क्या होगी, हम यही कैलकुलेट कर लेते हैं। कह रहा है अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर होगा आपका R2 माइनस R1 अपान T2 माइनस T1। ये आपका है, ये आपका T1 है और ये आपका क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या लिया, रिएक्टेंट की वैल्यू क्या है आपकी, R2 की वैल्यू है 12, इसकी वैल्यू क्या है 18, और T2 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू आपका है, सॉरी T2 की वैल्यू है 4 और T1 की वैल्यू है 1। आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये माइनस में है, 18 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा -6, यहाँ हो जाएगा 4 y - 3, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 यानी -2। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो आपका जो रिएक्टेंट में चेंजेस हो रहे हैं वो -2 के चेंज हो रहा है। अगर इन द रेफरेंस आप प्रोडक्ट में हम देखें तो प्रोडक्ट में जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेग इक्वल टू, अब ये P2 है, हम यहाँ लिख देते हैं फार्मूला P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1। वैल्यू रखते हैं, P2 की वैल्यू क्या है 8 है, चलिए 8 रख लिया, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, P1 की 2 है, तो हमने यहाँ रख लिया वैल्यू, और T2 कितना है 4 है, और माइनस इसकी है 1। क्या हो जाएगा, 8 में से 2 को घटाएंगे होएगा 6 आएगा, 6, और यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 दूना 6। अब एक चीज़ तो हमें समझ आ जानी चाहिए थी, यहाँ पर देखिए एक तो डिजिट है +2, एक के डिजिट में क्या आ रहा है -2। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, रेशियो बिल्कुल सेम है, समान है, +2 है यहाँ -2 है, फिर सिर्फ और सिर्फ साइन का क्या है, डिफरेंस है। हमने क्या लिया था, जैसे जैसे रिएक्शन हमने कराना शुरू किया वैसे वैसे अगर ये 18 कंसंट्रेशन बची, इसका मतलब 2 कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पर 16 है 4 में कन्वर्ट हुई, यहाँ पर 14 है 6 में कन्वर्ट हुई। यानी अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा। देखिए 18 2 20, 16 4 20, 14 6 20, 12 8 20, 10 10 20, यानी हमारी कंसंट्रेशन कितनी आ रही, टोटल 20 आ रही है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस माइनस को हटाने के लिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या बन जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा +2 बन जाएगा। अब हमने क्या देखा कि हमारा जो वेग है, हालांकि वेग कभी क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता है, माइनस नहीं होता है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। डियर स्टूडेंट्स, आप औसत वेग को देखेंगे तो औसत वेग की जो डिफिनीशन है वो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन में समय का भाग देने पर उस अभिक्रिया का औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। कह रहे हैं कि कोई ऐसी अभिक्रिया है जो निश्चित समय में आप क्या कर रहे हैं, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें उसका समय से भाग देने पर, जाहिर है अगर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने जो पिछला अभी स्टडी किया है वो क्या स्टडी किया है कि R2 माइनस, अगर अभिकारक के रेफरेंस में देखा जाए तो अभिकारक के रेफरेंस में क्या था, R2 माइनस R1 अपान T2 माइनस T1 था, और प्रोडक्ट के रेफरेंस में था P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1 था। ये आपका प्रोडक्ट के रेफरेंस में है, ये आपका रिएक्टेंट के रेफरेंस में है। यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो परिवर्तन हुए हैं वो परिवर्तन, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं अभिकारक की सांद्रता में
में परिवर्तन। दूसरा आपका क्या है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। क्या है परिवर्तन, अभिकारक में R2 माइनस R1 है और उसके बाद इसकी क्या है बराबर P2 माइनस P1 है। जाहिर है वो आपने जो हमने अभी जो डेटा हुआ दिया हुआ था उस डेटा में आपने क्या देखा था, T0 टाइम पर उसकी कंसंट्रेशन फुली कंसंट्रेशन कितनी थी, 20 थी। जैसे T बराबर 1 टाइम आया वहाँ पर क्या हो गई, 18 हो गई। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 18, प्रोडक्ट की 2 हो गई। या में साइमल्टेनियसली क्या होता है, वो उसी रेशियो में, जिस रेशियो में आपका रिएक्टेंट अभिकारक घट रहा होता है, उसी रेशियो में प्रोडक्ट जो होता है, उत्पाद जो होता है, उसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट यानी इंक्रीज़ होती रहती है। अब वो कह रहा है कि किस पे, समय का भाग देने पर। तो समय का कैसे हम भाग देते हैं, वो समय का भाग क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हम यहाँ पर R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, या फिर इसको हम कह सकते हैं डेल्टा R कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट यानी डेल्टा कंसंट्रेशन P अपॉन डेल्टा T। ये आपका क्या हो गया, औसत वेग हो गया। समय का हमने क्या किया है, भाग दिया है। और समय का जब भाग देते हैं तो क्या होता है, डेल्टा कंसंट्रेशन R अपॉन डेल्टा T, डेल्टा कंसंट्रेशन P अपॉन डेल्टा T। और डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं। तो ग्राफ को जब स्टडी करते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर T है, T बराबर क्या होता है समय, या फिर इसको हम टाइम कहते हैं। और यहाँ पर आपका क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, इसको हम अभिकारक भी कहते हैं, रिएक्टेंट, हिंदी में इसको हम अभिकारक कहते हैं। ये है आपका अभिकारक। अब वो कह रहा है कि मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई, मैं पेन दूसरी चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर अभी आपका क्या है, रिएक्टेंट मैक्सिमम है। कंसंट्रेशन जब आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या होती है, कंसंट्रेशन मैक्सिमम है इस वक्त इसकी। और जब इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम है तो आप देखेंगे, ये मान लीजिए आपका T1 टाइम है, ठीक। जैसे जैसे ये मान लीजिए आपका R1 है, जैसे जैसे आप नीचे आते हैं इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, लेस होती है, कम होती है। तो मान लीजिए यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन R2 बनी और टाइम हमारा क्या है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये मान लीजिए आपका T2 है, ये देखिए, ये आप 2 सही से बना लीजिएगा, 2 है, T2 टाइम है। आप देखेंगे अगर हम इस ग्राफ को ऐसा मिला दें, कैसे, ऐसे मिला दें, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से एक स्लोप बन रहा है। क्या बन रहा है, एक स्लोप बन रहा है, नीचे की तरफ वो डिक्रीज़ हो रही है, नीचे की तरफ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चल रहा है कि टाइम से यानी R2 से, इसको अगर हम लिखें यहाँ पर, इसको अगर ऐसे दिखा दें तो हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1, जिसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कंसंट्रेशन R कहते हैं। कैसे हुआ, चूँकि R1 जो है वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। हमने क्या देखा था, यहाँ पर इस तरीके से हमने देखा था, एक जो हमने वो बनाई थी, डेटा बनाया था, वो बनाया था R इज़ गोइंग ऑन प्रोडक्ट। और यहाँ पर प्रोडक्ट में हमने बताया था T बराबर 0 टाइम पर क्या था, R कंसंट्रेशन 20 थी और यहाँ पर क्या थी, इसकी 0 थी। T बराबर 1 टाइम पे हमने क्या दिया था, हमने ये लिखा था यहाँ पर 18 हो जाता है, इसकी कंसंट्रेशन 2 होती है। T बराबर 2 टाइम पर हमने देखा यहाँ पर 16 होता है, यहाँ पर 4 होता है। T बराबर 3 टाइम पर हमने यहाँ पर 14, यहाँ पर 6, और T बराबर 4 टाइम पर हमने क्या देखा था, यहाँ 12 होता और यहाँ पर 8 था। T बराबर 5 पर क्या देखा था, यहाँ पर 10 देखा था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर भी हमने क्या देखा था, 10 देखा था। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं साइमल्टेनियसली क्या आ रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, एक रेशियो, जिस रेशियो से ये डिक्रीज़ हो रहा होता है, घट रहा होता है, उसी रेशियो से ये बढ़ रहा होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि रिएक्टेंट की आप टाइम टू टाइम 20 से लेकर 10 तक, अभी और अगर हम नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर क्या हो जाएगी, R की कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। तो यानी दोनों के डिफरेंस को अगर हम निकालेंगे तो R2 माइनस R1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा R, यानी चेंजेस जो होते हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं, वो डेल्टा R से हम डिनोट करते हैं। और यहाँ पर भी क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है T2 माइनस T1 हो सकता है। क्यों, इसको हम डेल्टा T लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T लिख सकते हैं। यानी आपने क्या देखा कि अभिकारक की सांद्रता या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं और उसका जो हमने डिवाइडेशन किया है वो किससे किया है, डेल्टा T से किया है।
तो अब हमने क्या देखा, रिएक्टेंट को तो देख लिया, अब प्रोडक्ट की बारी आती है। तो प्रोडक्ट को भी इसी तरीके से हम देख लेते हैं। ये आपका टाइम है, इसको हम समय कहते हैं, या फिर यहाँ आप देखेंगे तो प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। अब जब यहाँ पर मैक्सिमम है कंसंट्रेशन, अभी तो मैक्सिमम है, अब होता क्या है, इस तरीके से वो ऊपर की तरफ ग्राफ, इसका स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? इसलिए कि अभी ये 0 पर था, यहाँ पर हमारे, हम दूसरी पेन से इसको नॉमिनेट करें, अभी ये बन रहा है, जैसे इस रेशियो से वो बन रहा होता है, घट रहा होता है रिएक्टेंट, उसी रेशियो से ये बढ़ रहा होता है। चलो यहाँ हम बढ़ा देते हैं। ये आपका क्या है, T1 टाइम है, और यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका P1 है। क्या ये P1 है। सेकंड हमने क्या देखा, कुछ दूर पर गए तो हमें क्या मिला, यहाँ पर ये आपका है, सॉरी एक मिनट, यहाँ देखिए ये आपका है T2। अब T2 में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इसको ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे हम जैसे ऊपर जाएंगे, ये P2 आपका है, इसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होती है। चलिए इसको मिला लीजिए, इसको हमने मिलाया, ये कुछ इस तरीके से जा रही है, ये कुछ इस तरीके से। अब क्या देख रहे हैं, अब ये देख रहे हैं कि सबसे इनिशियल टाइम में P1 था, यहाँ हम देख रहे हैं P है 0 2 4 6 8 10, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहीं से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई नंबर रहा होगा, फिर उसके बाद P2 आया, P2 का मतलब कहीं यहाँ पर आया होगा, जो हमने लिया था, यहाँ पर हमने किस में लिया था, 4 में, ये T बराबर 4 में लिया था, यहाँ 12 में लिया था, यहाँ 8 का था, और यहाँ हमने क्या लिया था, 2 को, 18 को, और ये T बराबर 1 टाइप को लिया था। तो अब यहाँ पर भी आपने ऐसे ही कुछ लिया होगा। जब ऐसे ही कुछ लिया होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप क्या हो रही है, उत्पाद की कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर रही होती है, उसी साइमल्टेनियसली उसी टाइम पर क्या होता है, ये प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज़ कर रहा होता है। इसकी हम वैल्यू लिख सकते हैं, ये जो आपका P2 और P1 है, इसको हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा P लिख सकते हैं, और उसके बाद हम T2 माइनस T1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा T, सॉरी। अब क्या कर सकते हैं, चूँकि अभी इतना हमने लिख लिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1, यानी इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा P कंसंट्रेशन अपान डेल्टा T। ये देखिए, ये आपका है औसत वेग है। तो हमने ग्राफ से भी समझा कि औसत वेग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखी, और दोनों के रेफरेंस में आपके अभिकारक और जिसको हम रिएक्टेंट कहते हैं या फिर प्रोडक्ट या उत्पाद की रेफरेंस में हमने क्या देखा, औसत वेग देख लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ देखिए, हमने ये चीज़ करना थोड़ा सा हम भूल गए थे, उसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 अपान T2 माइनस T1। यहाँ हम लिख सकते हैं डेल्टा कंसंट्रेशन R अपान डेल्टा T, ये हम लिख सकते हैं। और ये क्या होता है, माइनस में होता है। किस में होता है, ये माइनस में होता है, इसको हम माइनस में डिनोट करते हैं। और अब इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुल मिला जुला कर हमने देख लिया औसत वेग बराबर क्या होता है, डेल्टा माइनस डेल्टा R कंसंट्रेशन R अपान डेल्टा T। हमने क्या देखा, यहाँ पर डेल्टा P कंसंट्रेशन P अपान डेल्टा T को देखा। तो हमने इस ग्राफ से भी समझा, हमने डेफिनेशन से भी समझा, हमने इस डेटा से भी समझा। आगे हम लोग लिखते हैं तात्क्षणिक वेग लिखते हैं। तात्क्षणिक वेग होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है, इंस्टेंटेनियस टाइम पर, जिसको हम कहते हैं, इसकी लिमिट लेने पर हमें उसका जो है एक्चुअल इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तात्क्षणिक। इसका मतलब क्या होता है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए आप घर से स्कूल के लिए आ रहे हैं और 10 किलोमीटर की दूरी पर आपका स्कूल है आपके घर से, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि टाइम दे दिया जाए कि इतने बजे आपको 9:05 पर आप कहाँ थे, तो वो जो स्पेशल टाइम है, जो एक आप यूनिक टाइम पूछ रहे हैं, वो टाइम क्या होता है, तात्क्षणिक वेलोसिटी यानी या तात्क्षणिक वेग होता है। चूँकि हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमें ऐसे नहीं पूछा जा रहा है कि एवरेज आप बता दीजिए कितना पूरी आपने जो जर्नी करी है उस जर्नी में आपकी डिस्टेंस या फिर कितना ज़्यादा वेलोसिटी से आप गए, ये नहीं पूछ रहा। कह रहा है कि इतने बजे आपकी वेलोसिटी क्या थी, इतने बजे आप कितनी तेज़ साइकिल चला रहे थे। तो उसी तरीके से अभिक्रिया की भी क्या होती है, तात्क्षणिक वेग होता है, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। हम पहले हेडिंग डाल लेते हैं,
डियर स्टूडेंट्स, हम लोग तात्क्षणिक वेग लिखते हैं। तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसको हम कहते हैं, या फिर हिंदी में कहते हैं कि स्पेसिफिक टाइम आपको बताना है कि आपकी इस वक्त स्पीड क्या है, जो आप जो रिएक्शन करा रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या है या उसका रेट क्या है। तो हम क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था R2 माइनस इन द कंसंट्रेशन के रेफरेंस में डेल्टा टी या T2 माइनस T1 देखा था। इसको हमने लिखा था डेल्टा कंसंट्रेशन R अपॉन डेल्टा T। यहाँ पर हमने P के रेफरेंस में क्या लिखा था, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको हमने क्या लिखा था, डेल्टा कंसंट्रेशन P अपॉन डेल्टा T लिखा था। इसको हमने माइनस में लिखा था, ये हमारा प्लस में आता है। ये चूँकि प्रायोगिक तौर पर हमने किया था इसको, तो और वहाँ भी देखा था हमने। कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस तो क्या होता है, इसका सूक्ष्म क्या है। ज़ाहिर अगर आप स्पीड आप जा रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, आपकी कोई डिस्टेंस है जो भी 5-10 किलोमीटर डिस्टेंस है आपके घर से स्कूल की, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 9:05 पे या 9:10 पे आपका स्पेसिफिक वेलोसिटी क्या थी, क्या रेट था, किस रेट से आप जा रहे थे, कितनी दूर, यानी कैसे आप जा रहे थे, स्पीड क्या थी उस वक्त, उसका एक्सेलरेशन क्या था, ऐसे ये डिपेंडेंसी होती है। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम यहाँ पर लिमिट लें तो डेल्टा टी इज गॉन ज़ीरो, इज गिविंग ज़ीरो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी कंसंट्रेशन R अपॉन डी टी। ये माइनस में आप कर लीजिए, यहाँ भी उसको लिमिट लेते हैं, क्या लेते हैं, लिमिट लेते हैं। तो जब आप लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा टी इज गिविंग ज़ीरो डी कंसंट्रेशन P अपॉन डी टी। बहुत इजी है। और एक चीज़ और भी होता है, नोट कर लीजिए, नोट है क्या इसके बाद, नोट में ये है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग उसके रस समीकरणमिति गुणांक से भाग दिया जाता है। किससे, उसके रस समीकरणमिति गुणांक से भाग दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट A है, B है, और इसके बाद प्रोडक्ट क्या बनाता है, C और D दोनों बनाता है। क्या मतलब इसका मतलब ये हुआ, इसका जो कोएफिशिएंट रस समीकरणमिति गुणांक है उसको हम लिख सकते हैं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d। इतना जब हमने लिखा, इसको जो a b है, चूँकि a b c एंड d ये आपका है रस समीकरणमिति गुणांक, किसको कहते हैं, स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट यानी गुणांक, किसको हम कहते हैं, रस समीकरणमिति गुणांक कहते हैं, रस समीकरणमिति गुणांक कहते हैं। गुणांक की स्पेलिंग गलत है, ये गुणांक हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन A की पावर A, कंसंट्रेशन B की पावर B। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन C की पावर C, कंसंट्रेशन D की पावर D। ये आपका रस समीकरणमिति गुणांक है। सपोज दैट एक और रिएक्शन हम लेते हैं, क्या लेते हैं रिएक्शन, मान लीजिए आपने अमोनिया को क्या किया, प्रोड्यूस किया है, तो N2 और ये है आपका H2, क्या बनाते हैं, गोइंग ऑन NH3। ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। N2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बैलेंस कर लीजिए, यहाँ आप लगा दीजिए 3, 3 दूना 6 और यहाँ आप लगा दीजिए 2 लगा दीजिए, तो 2 3 6 और नाइट्रोजन भी 2, आपके पास 6 हाइड्रोजन है। अब कह रहा है कि रस समीकरणमिति गुणांक कैसे आप लिखेंगे, तो रस समीकरणमिति गुणांक लिखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, N2, क्या लिखते हैं, N2, इसकी पावर 1 आप लिखिए, चाहे जो कुछ भी लिखिए, चूँकि कुछ है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कोई मतलब नहीं इसका है। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, कंसंट्रेशन आपका है H2 है, कितने रस समीकरणमिति गुणांक है, 1/3 हम यहाँ से भाग दे रहे हैं, किसका, कह रहा है कि जो रस समीकरणमिति गुणांक है उससे हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ, NH3 है, NH3 कंसंट्रेशन NH3 कितना है,
1/2। आप चाहे ऐसे डायरेक्टली भाग दे दो, पर अगर आप ऐसे लिखते हो तो फिर ये ठीक है, ये सही है। इसी को हम कहते हैं रस समीकरणमिति गुणांक कहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये रस समीकरणमिति गुणांक है। ये रस समीकरणमिति गुणांक है। तो हमने क्या जाना, ताक्षणिक वेग क्या होता है। स्पेशली आप कहते हैं कि वो स्पेसिफिक टाइम पर आपकी वेलोसिटी पूछ ली जाती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि हमारी उस समय पर या जिस समय उसने पूछा है उस समय पर उसकी रेट क्या है, उसकी गति क्या है, वो यहाँ पर ताक्षणिक वेग से पता चल जाता है। अब हम लोग जो है अगला टॉपिक स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ाया है आपको। कल हम आपको जो मेन टॉपिक्स हमारे हैं, व्यंजक वेग और वेग नियम को हम और उसके जो यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी उसमें डिस्कस करेंगे और उसके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स भी करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलती रहे। आपने जो अभी तक जो पढ़ा है उसको आप मेमोराइज़ करिए, और मेमोराइज़ लिख कर करिए ताकि जो है वो कभी भटके ना, भूले ना। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए टाइम आपके पास बहुत कम है, 5 सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे लेंदी टॉपिक्स हैं आपके पास। तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत से काम लेना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। कलेक्शंस करने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। आप क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा टाइम आप दीजिए क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में, पूछ क्या रहा है, इसकी लैंग्वेजेस कैसे चेंज हो सकती है। ख़ुद से आप फॉर्मेट करिए क्वेश्चन को। जब तक आप ख़ुद से क्वेश्चंस को फॉर्मेट नहीं करेंगे, आंसर आपका आता रहेगा और जाहिर है आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे, और फिर आप जो है वो एग्ज़ाम यानी बोर्ड्स के एग्ज़ाम में उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मेहनत करिए, पेशेंस रखिए, साथ मेहनत से पढ़िए, रिलैक्स रहिए, कोई बर्डन नहीं, मेंटली और फिज़िकली दोनों सेहतमंद रहिए। इससे जो है आप अच्छे स्कोर्स कर सकते हैं। तो नूर क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लासेस।